आज पढ़ेंगे हम ह्यूमन ब्रेन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। व्हाट इज़ रिले न्यूरॉन? व्हिच कनेक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन फॉर द फंक्शन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। ईच रिफ्लेक्स एक्शन द is reflex action the only function of the spinal cord? Obviously not। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही इस फंक्शंस के लिए नहीं है। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स व्हिच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। तो स्पाइनल कॉर्ड एक नर्व से बना हुआ है व्हिच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, जो सोचने के लिए इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, सप्लाई करता है। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस। तो सोचना भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स और न्यूरल कनेक्शन के साथ जड़ित है। दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन। सो ये सब ब्रेन के अंदर कंसंट्रेटेड है। ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हो गए थिंकिंग के लिए, ये सब ब्रेन के अंदर छिपा हुआ है, व्हिच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी कौन? द ब्रेन। Then the brain and spinal cord constitute the central nervous system. So brain and spinal cord constitute the central nervous system. Brain और spinal cord को लेकर जो nervous system होता है उसे हम central nervous system कहते हैं। They receive information from all parts of the body and integrate it. वो different parts of the body से information रिसीव करते हैं, फिर उसके लिए काम करते हैं, उसको कैसा रिस्पॉन्स करना है वो सब सोचते हैं। देन वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस। हम हमारे एक्शन की तरफ देखें, जैसे लिखना, बातें करना, चेयर को मूव करना, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटियर एक्शंस। वॉलंटियर एक्शंस, व्हाट इज वॉलंटियर एक्शंस? व्हिच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। हम क्या आगे करेंगे, हम जो चाहेंगे वो ही कर सकते हैं। मतलब हमारे कंट्रोल में जो एक्शंस होंगे उसे हम वॉलंटियर एक्शंस बोलेंगे। हम जानते होंगे कि हम आगे क्या करेंगे, वही वॉलंटियर एक्शंस होते हैं। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। तो ब्रेन को क्या होगा ना, मसल्स को सेंड मैसेज भी सेंड कर सकता है ब्रेन। जैसे स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ये रिले न्यूरॉन हो गया, फिर ये क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया। तो ये जो रिले न्यूरॉन जैसे स्पाइनल कॉर्ड में, ये रिले न्यूरॉन जैसे मतलब मसल से इफेक्टर यहाँ पे था ना, तो रिसेप्टर से इफेक्टर तक जैसे रिले न्यूरॉन मसल स्पाइनल कॉर्ड में, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में मसल्स तक कनेक्ट किया था ना, मसल्स तक कनेक्ट किया था, वैसे ही ब्रेन भी क्या कर सकता है, ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। ब्रेन भी मसल्स तक मतलब इफेक्टर तक मैसेज सेंड कर सकता है। वो कैसे? दिस इज द सेकंड वे इन व्हिच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। ये है सेकंड वे। फर्स्ट वे क्या था कि सेंसरी न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन इसके थ्रू इफेक्टर के साथ कनेक्ट हो रहा था, मतलब मैसेज इसके थ्रू सेंड हो रहा था स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में अब क्या होगा ना, ब्रेन भी कम्युनिकेट कर सकता है मसल के साथ, और ये सेकेंड वे है। नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स, ये सेकेंड वे है ब्रेन के थ्रू। The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system। तो ये जो central nervous system हो गया, ये जो ब्रेन हो गया, ब्रेन से जो इफेक्टर तक जो कनेक्शन होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, वैसे अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन हो गया या स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इस दोनों को अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अदर पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो नर्वस सिस्टम यूज होता है उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। कॉन्सिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ये क्रेनियल नर्व्स होता है, एक तरह के होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से जो नर्व्स निकले होंगे मैसेज सेंड करने के लिए, रिसीव करके सेंड करने के लिए जो नर्व्स प्रेजेंट हो गए उसे हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आए होंगे उसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। द ब्रेन दस अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो ब्रेन हमें अलाउ करता है कि सोचने के लिए और उसके लिए रिस्पॉन्स के लिए कोई एक्शन लेने के लिए हमें मजबूर करता है, हमें सोचने देता है। आज यू विल एक्सपेक्ट, जैसे तुम एक्सपेक्ट करोगे, दिस इज अकम्प्लाइज्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है थिंकिंग का, तो ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी है हमारे ब्रेन के अंदर विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर भी कोई सादा सीधा ब्रेन नहीं है, ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स है जो डिफरेंट काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स करने के लिए भी काम करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन।
देन द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट्स ऑफ रीजन्स। तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स है, नेमली फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फॉर ब्रेन का होता है जो फ्रंट वाला होता है, ये अगर एक ब्रेन हो गया, ओके, ये पीछे वाला है, इसे हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं। ये मिड ब्रेन है और ये फॉर ब्रेन है। ओके, द फॉर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये जो फॉर ब्रेन है, ये फॉर ब्रेन ही मेन थिंकिंग पार्ट है। ब्रेन की मेन थिंकिंग पार्ट कौन है? फॉर ब्रेन है। इट हैज रीजन्स व्हिच रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। यहीं पे है वेरियस रिसेप्टर से सेंसरी इंपल्सेस यही रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? ये फॉर ब्रेन रिसीव करता है थिंकिंग के लिए। सेपरेट एरियाज ऑफ द फॉर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट और सो ऑन। सो इस फॉरब्रेन के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स है, जो जैसे कि फॉरब्रेन के अंदर भी बहुत सारे एरियाज है। हियरिंग के लिए एक पार्ट स्पेशलाइज है, स्मेल के लिए है, साइट के लिए है, दिखने के लिए और सो ऑन, और बहुत सारे हैं। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विथ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स। देयर आर सेपरेट एरियाज एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड। ओके, वहाँ पे भी बहुत सारे सेपरेटेड एरियाज है, सेपरेटेड एरियाज है एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विद इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। ओके, तो जो भी सेंसरी न्यूरॉन आया होगा, ओके, सो यहाँ पे भी इस फॉरब्रेन में भी बहुत सारे सेपरेटेड एरियाज भी है, जहाँ पे सेंसर इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन आया होगा रिसेप्टर से, आउटर रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन आया होगा, उससे भी वो स्टोर कर सकता है विथ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स। मतलब ये एक रिसेप्टर 1 है, ये रिसेप्टर 2 है, दोनों अलग अलग है। यहाँ से अगर एक इन्फॉर्मेशन आया तो इसे भी स्टोर करता है, और यहाँ से भी अगर इन्फॉर्मेशन आया तो ये दोनों एक जगह भी रह सकते हैं उस एरियाज में। ओके, तो यही बात बोलिए, वेयर दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स। एक रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसे भी स्टोर करता है, दूसरे रिसेप्टर से भी जो इन्फॉर्मेशन है उससे भी स्टोर करता है, आज वाला जो इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन ब्रेन। और वैसे भी उनके साथ भी रख सकता है, जो यहाँ मतलब इस एरिया में जो इन्फॉर्मेशन पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड है उसके साथ भी वो रख सकते हैं। मतलब इतने एरियाज में रखने की कैपेसिटी उनमें है। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस, based on all this, a decision is made about how to respond and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary. Okay, तो ये जितने सारे हम डिस्कशन किए इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड। ये हम किसके लिए पढ़े? हाउ टू रिस्पॉन्ड कैसे करें, और इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द, तो रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है। ये तो गया मतलब सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन पे गया, स्पाइनल कॉर्ड पे गया, फिर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर पे भी आएगा इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेकर, मतलब रिस्पॉन्ड में क्या देना है, हमें रिस्पॉन्ड में क्या देना है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन भी मोटर न्यूरॉन लाएगा। तो रीजन मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है ब्रेन। द इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी। तो मोटर एरियाज को इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी, जैसे कि इफेक्टर हो गया। ओके, वॉलंटरी मसल्स, फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल्स। ओके, जैसे कि हो गया मसल्स मतलब इफेक्टर, मोटर एरियाज मतलब इफेक्टर। ओके, सो जैसे कि इन्फॉर्मेशन पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, मतलब जो भी मोटर एरियाज हो गए, तो ब्रेन के थ्रू, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये सब इन्फॉर्मेशन पास हो गई किसको? इफेक्टर को। विच कंट्रोल इस इफेक्टर ही तो सारे वॉलंटरी एक्शन काम करता है ना। मतलब इफेक्टर मतलब अगर इफेक्टर मसल्स है तो मसल्स वॉलंटरी एक्शन कैरी करेगा। जैसे कि लेग मसल होगा, अगर हम एक लेग को उठा रहे, देखो अगर हम लेग को उठा रहे तो रिसेप्टर क्या हो गया, सॉरी, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा ना, पैर से ब्रेन तक जाएगा, ये बोलेगा ब्रेन को कि ब्रेन भाई लेग बोल रहा है कि वो उठना चाहता है। तो फिर ब्रेन क्या करेगा ना, ब्रेन मोटर न्यूरॉन के टू इफेक्टर क्या होगा, वो लेग मसल्स हो गए। ओके, लेग मसल्स हो गए। देखो हम ये सोचेंगे कि हम पैर को उठाएंगे, तो ये सेंसर न्यूरॉन गया, ब्रेन को बोला कि ये सोचना चाहता है कि ये सोचता है कि ये पैर को उठाएगा, फिर ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, लेग मसल सेल हो गया। ओके, लेग मसल्स हो गए, तो इसको इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन रेस्पॉन्ड में देगी कि तू उठा, तो फिर लेग उठेगी, मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो फिर लेग उठेगी। तो यही बात होती है कि इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल। फिर इन्फॉर्मेशन ब्रेन से इफेक्टर तक पास होती है।
as a respond. For example, leg muscles. However, certain sensation are distinct from seeing or hearing. Okay, तो ये सब सेंसेशन काफ़ी सेंसेशन होती है डिफरेंट है फ्रॉम सीइंग और हियरिंग. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन एनफ. कैसे हमको लगता है कि हम बहुत खा लिए. द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर विच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन. तो फोरब्रेन का भी एक सेंट्रल पार्ट है. ओके, फोरब्रेन का एक सेंट्रल पार्ट है. फोरब्रेन के अंदर हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, स्मेल के लिए ये सब चीज़ें हैं फोरब्रेन के अंदर, ये सब चीज़ डिटेक्ट करने के लिए. और एक कुछ ऐसे सेंसेशन भी है जो फोरब्रेन वो नहीं कर सकता. फोरब्रेन के बाहर भी एक दैट वी हैव इटन ऑफ द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर. क्योंकि ये जो फोरब्रेन है, देखो ये फोरब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और नीचे हैंड ब्रेन है. ओके, तो जो फोरब्रेन हो गया, इस फोरब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स है. कोई हंगर, कोई हियरिंग के लिए, कोई स्मेल के लिए. ओके, तो डिटेक्ट करने के लिए है. तो ये जो सेंटर पार्ट है, फोरब्रेन का जो सेंटर पार्ट है एसोसिएटेड विथ, ये सेंटर पार्ट क्या है, मतलब एसोसिएटेड है हंगर के साथ एसोसिएटेड है. तो ये जो सेंटर पार्ट है उसे हम सेरिब्रम कहते हैं. ठीक है, सेरिब्रम जो कहते हैं वो हंगर के साथ एसोसिएटेड है, विच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ फोरब्रेन. ये फोरब्रेन का एक सेपरेट पार्ट है. ओके, देखो ये ब्रेन का डायग्राम देखो. ये हो गया फोरब्रेन, ये हो गया स्कॉल. देखो पहले ये जो येलो स्कॉल है, फिर ये हो गया फोरब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन और ये हो गया हिंड ब्रेन. ओके, ये हो गया हिंड ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया हिंड ब्रेन. सॉरी बच्चों, मैंने एक गलत बोल दिया था. ये जो सेरिब्रम है ना, ये जो सेरिब्रम है ये फोरब्रेन का पार्ट है. ओके, ये फोरब्रेन है, इसका पार्ट है सेरिब्रम. पर ये जो सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर इज द हाइपोथैलेमस. ओके, ये जो हाइपोथैलेमस है ये एक ग्लैंड होता है. ओके, सॉरी, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस में इज द सेंटर ऑफ एसोसिएटेड विथ हंगर, सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर. सॉरी बच्चों, मुझे माफ़ कर देना, मेरा गला तो सूख गया दूसरी बार वीडियो करने के लिए. तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर तुम कहोगे तो मैं ठीक से भी और एक वीडियो करा दूंगी. ओके, सो सेरिब्रम नहीं है, ये हाइपोथैलेमस होता है जो सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर होता है. ठीक है, फिर ये क्रेनियम को हम स्कल बोलते हैं. फिर मिड ब्रेन हो गया ये, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर पॉन्स, म्यूडुला, सेरिबेलम को लेकर होता है हमारा हिंड ब्रेन. ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Study the level diagram of the human brain. We have seen that the different parts have specific functions. Can we find out the function of each part? हम each part के लिए फोरब्रेन के तो खत्म हो गए. लेट अस लुक एट द, तो फोरब्रेन क्या है, जो वॉलंटरी एक्शन से वो यूज करता है. लेट अस एट द अदर यूज पर हम ये पढ़े थे कि सेंसेशन, जितने सारे सेंसेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी सेंसेशन होते हैं जो फोरब्रेन के साथ जड़ित नहीं है. जैसे कि सेंटर दैट इज हंगर के लिए जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस है, वो फोरब्रेन में नहीं है. तो ये एक सेंसेशन है, तो इसलिए इसका सेंसेशन का मतलब रिस्पॉन्ड हाइपोथैलेमस देता है, फोरब्रेन नहीं. ओके, तो हम पढ़ेंगे. ओके, लेट अस लुक एट द आउटर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स के बाहर भी हम क्या है हम देखेंगे. दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन. रिफ्लेक्स का मतलब सडनली विदाउट कंट्रोल, यही है कि नहीं. आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट और आवर मीनिंग टू. हमारा माउथ वाटरिंग होता है जब हम कुछ टेस्टी खाना देखते हैं. हम मतलब बिना चाहते हुए भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है. क्यों?
आवर हार्ट्स बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, हमारा हार्ट्स बीट करता है, हम अगर सोचेंगे इसको बंद करने के लिए तो भी ये बंद नहीं होता, अगर हम सोचते हैं कि ये इसको बंद करने के लिए तो भी ये बंद नहीं होता। तो ये आवर हार्ट्स बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, हम इसके बारे में सोचते ही तो नहीं कि हमारा बंद हो जा हार्ट बंद हो जा, हम सोचे कि हमारा हार्ट बंद हो जाएगा कि नहीं। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शंस इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ वी वांट टू, अगर हम चाहते भी हैं और अगर हम सोचते हैं उसके बारे में तो ये हमारी चीज़, ये सारी एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। डू यू हैव थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, हम क्या ये सोच सकते हैं कि ब्रीथ करना और डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करना क्या हमारे सोचने पर ये बंद और चालू हो सकते हैं क्या? अगर हम चाहेंगे कि अभी सांस ना चले तो क्या होगा? नहीं, अगर हम रोकेंगे तो रुकेगा पर हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। मतलब हम जो नॉन कॉन्टिन्यूसली जो ब्रीथ करें, अगर हम उसे चाहेंगे कि मतलब सोचेंगे कि रुक जा रुकेगा क्या? नहीं। पर डाइजेस्ट फूड जो डाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर वो क्या, अगर हम सोचेंगे कि रुक जाएगा कि नहीं, वो चलता रहेगा। सो इन बिटवीन द सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल, और जितने सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हो गए जैसे कि साइज ऑफ प्यूपिल, द थॉट आउट एक्शंस such as moving a chair, there is another set of muscle movements over which we do not have anything control. ओके, जितने सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हो गए लाइक चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल में जो साइज हो चेंज हो रहा है, एंड द थॉट आउट एक्शन such as moving a chair, there is another set of muscles movements over which we do not have any thinking control. ओके तो जितने भी सारे एक्शंस हो गए जो हमारे सोचने की बाहर है, जैसे कि मूविंग अ चेयर, मतलब मूविंग अ चेयर हम बिना सोचे भी एक चेयर को अगर ले आते हैं, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट, वहाँ पे और एक टाइप का मसल मूवमेंट होता है व्हिच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल, हम जिसके ऊपर मतलब थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता। इसका मतलब देखो, अगर एक प्रोग्राम हो रहा है, तुम खड़े होकर देख रहे हो, बहुत सारे चेयर पड़े हुए हैं, तुम देखते देखते गए और चेयर को ले आए, मतलब बिना कुछ सोचे तुम चेयर को ले आए, तो ये क्या है? हाँ, इसके ऊपर हमारा थिंकिंग कंट्रोल नहीं था, तो इसका मतलब इसके लिए भी एक तरह की मसल मूवमेंट होती है। हमने हाथ को मतलब मसल की यूज की कि नहीं मूविंग अ चेयर के लिए। मेनी ऑफ दिस इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन, तो जितने सारे इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस हो गए, तो वॉल्यूंटरी एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होता है और जो इन्वॉल्यूंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ओके, तो इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं और हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। ऑल दिस इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, जितने सारे इन्वॉल्यूंटरी एक्शन हो गए जैसे कि ब्लड प्रेशर, सालिवेशन, हमारे जो सालिवा जो होती है, फिर वोमिटिंग, आर कंट्रोल्ड बाय द मिडुला इन द हिंड ब्रेन, तो ये सब कंट्रोल होता है मिडुला। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स था ना, क्या क्या था? पोन्स, मिडुला एंड सेरिबेलम। तो ये जो मिडुला है, तो ये मिडुला ये सब चीज़ें को कंट्रोल करता है। ओके, ये जो मिडुला है, जब ब्लड प्रेशर हो गया, सालिवेशन हो गया, वोमिटिंग, ये सब याद रखना है, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, सालिवेशन को कौन कंट्रोल करता है, वोमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है। ओके, तो ये सब हिंड ब्रेन के थ्रू होता है। देन थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल। ओके, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन में पूरा चलना, बैलेंस रख के, राइड वैसे बैलेंस रख के बाइसाइकिल चलाना, पिकिंग अप अ पेंसिल मतलब पेंसिल को कैसे ठीक तरीके से धरना। दीज आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम, ये सब होता है सेरिबेलम के कारण। हिंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है सेरिबेलम, तो सेरिबेलम के जगह से हम ये बैलेंस एंड पोस्चर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, ये वॉलंटरी एक्शन के लिए होता है, मतलब हम जो सोच सकते हैं हमारे कंट्रोल में जो होता है इस वॉलंटरी एक्शन के थ्रू होता है। एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, और बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करता है क्या? सेरिबेलम। पर बैलेंस एंड पोस्चर को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि नहीं? मतलब हिंड ब्रेन में वॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं। तो वॉलंटरी एक्शन में जैसे हो गया बैलेंस करना और पोस्चर करना, ये सब वॉलंटरी एक्शंस हो गए, सेरिबेलम करता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल्ड टू टेक प्लेस इफ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। क्या तुम सोचते हो कि ये सब हो पाता अगर हम नहीं सोचते रहे इसके बारे में? नहीं, क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो भी वो चलेगा, अगर हम नहीं सोचते तो भी चलेगा। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस नहीं भी चल सकता है पर इनवॉलंटरी एक्शंस चल सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड। टिश्यूज प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं? ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ये कैसे प्रोटेक्ट होते हैं? अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन, डेलिकेट ऑर्गन मतलब सेंसेशन
बहुत ही सेंसेशन है इस ब्रेन का। तो सेंसेशन ऑर्गन लाइक ब्रेन विच इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, जो इंपॉर्टेंट है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। ये केयरफुली प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। तो ब्रेन किसके अंदर रहता है? एक बोनी बॉक्स, जिसे हम स्कल कहते हैं। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन इन अ फ्लूइड फील्ड बलून विच प्रोवाइड्स फॉर शॉक। फिर फ्लूइड फील्ड बलून की तरह एक फ्लूइड फील्ड रहता है, एक बलून की तरह, उसके अंदर ब्रेन रहता है। मतलब स्कल हो गया, फिर एक फ्लूइड फील्ड बलून रहता है, फिर उसके अंदर ब्रेन रहता है, विच प्रोवाइड्स फॉर शॉक ऑब्जर्वेशन। जितने सारे शॉक हो गए, मतलब शॉकिंग न्यूज़ हो गए, उसको ऑब्जर्व करना, ये फ्लूइड ऑब्जर्व करता है। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक, अगर तुम अपने बैक की तरफ हाथ लोगे तो यू विल फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। तुम एक हार्ड स्ट्रक्चर देखोगे, और मतलब एक के बाद एक मतलब देखोगे तुम स्ट्रक्चर। दिस इज दैट वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन व्हिच प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट किया है? वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। हमारे अंदर बैकबोन है ना पीछे। देन हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? कैसे नर्वस टिश्यू एक्शन करती है? सो फेयर वी हैव सीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन, मेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड कन्वेज डिसीजन टू मसल्स फॉर एक्शन। सो हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है? सेंड इट अराउंड द बॉडी, पूरे बॉडी के अराउंड कैसे सेंड करती है? प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसेस करती है, इन्फॉर्मेशन को मेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। फिर रेस्पॉन्ड के लिए जो इन्फॉर्मेशन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसको कैसे मतलब डिसीजन लेता है। एंड कन्वेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होंगे वो कैसे डिसीजन लेते हैं? कन्वेज डिसीजंस टू मसल्स फॉर एक्शन, एक्शन के लिए जो मसल्स तक फिर पहुंचाना इन्फॉर्मेशन, वो कैसे डिसीजंस को कैसे कैरी करते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, मतलब कैसे व्हेन द एक्शन, कब ये एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, अब कब ये एक्शन लेना चाहिए, ये कैसे भी मतलब डिसीजन लेता है। मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब, एंड कैसे मसल टिश्यू फाइनल जॉब करेगा, ये सब सोचते हैं। तो ये सब काम कैसे करते हैं नर्वस टिश्यू? हाउ डू एनिमल मसल्स मूव, कैसे मसल्स मूव करता है? व्हेन अ नर्व इम्पल्सेस रीच द मसल, जब एक नर्व इम्पल्सेस मसल तक रीच करती है, थ्रो व्हाट एक्सन टर्मिनल। Through what? Axonal terminal. So, when nerve impulse reaches the muscles, the muscle fiber must move. Muscle fiber move करना है, जरूर मूव करेगा। How does a muscle cell move? But muscle cell move कैसे करता है? The simplest notion of movement at the cellular level is that muscle cells will move by changing their shapes. Okay, तो ये धारणा है, एक सिंपल धारणा है ऑफ मूवमेंट ऑफ एट द सेलुलर लेवल में मूवमेंट कैसे होता है मसल सेल्स के? मूव बाय, वो कैसे मूव होते हैं? चेंजिंग देयर शेप्स, मतलब उनके शेप चेंज करके वो मूवमेंट होता है। सो दैट दे शॉर्टन, वो छोटे हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप? कैसे वो शेप चेंज करते हैं? द आंसर मस्ट बी इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। तो सेलुलर कंपोनेंट्स का अंदर कुछ केमिस्ट्री होता है। मसल्स सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज बोथ देयर शेप। तो मसल सेल में शेप कैसे चेंज होता है? क्योंकि उनमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो उनके शेप को चेंज करता है, एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और उनका अरेंजमेंट को भी चेंज करता है। मतलब ये हाथ ऐसा है तो हाथ को अगर ऐसा करना है तो नर्व इम्पल्सेस जाएगा, फिर मसल सेल्स क्या होंगे ना, उनकी शेप चेंज करेंगे, और उनकी शेप चेंज करेंगे, फिर क्या हो गया ना, उनके अरेंजमेंट भी चेंज है। इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है मसल्स के अंदर, सेलुलर लेवल में एक स्पेशल प्रोटीन है दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल। ओके, उनका शेप चेंज कर देगा और उनका अरेंजमेंट चेंज कर देगा इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फिर नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए जो रेस्पॉन्ड होना चाहिए उसमें कन्वर्ट कर देगा। व्हेन दिस हैपेंस, न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ दिस प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स अ सर्टेन फ्रॉम। ओके, तो muscle cells special protein that change both their shape and their arrangement in the cell response to when this happens, new arrangements of these proteins give the muscle cells। तो ये जो न्यू अरेंजमेंट फिर होती है प्रोटीन के तरफ, जो ये न्यू अरेंजमेंट होती है मसल्स की, ये मसल को एक शॉर्टन फॉर्म दे देता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और लेंथ में शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9 जब पढ़े थे, देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स, बहुत सारे मसल्स होते हैं, 3 टाइप्स के, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, देन व्हाट स्ट्रेटेड मसल्स, कि नहीं?
तो सच एज वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन वुड बी? तो वॉलंटरी मसल्स कौन कौन थे? स्ट्रेटेड मसल्स थे कि नहीं, ये वॉलंटरी मसल्स था। कार्डियक मसल जो थे वो इनवॉलंटरी मसल्स था। अब हम देखेंगे, तो ये क्वेश्चन से देखो, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वर्किंग? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? वो सडन एक्शन है विदाउट अ कंट्रोल, बट वर्किंग इज इन आवर कंट्रोल। व्हाट हैपेंस एट दिस साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच साइनेप्स जो होता है, जो गैप होता है, इसका एक्सोन टर्मिनल और इसका डेंड्राइट, इसके बीच क्या होता है ना, वो जो इंपल्स होता है वो केमिकल में कन्वर्ट होकर फिर डेंड्राइट तक ना, फिर से नर्व इंपल्स होकर ट्रांसफर होता है। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? पोस्चर और बैलेंस कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। क्या? सेरिबेलम, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती और इंसेंस? कैसे हम स्मेल को ये करते हैं? फोरब्रेन में है एक पार्ट जो स्मेल को डिटेक्ट करती है, तो उसके थ्रू हम स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो फोरब्रेन के अंदर वो चीज़ स्टोर, वो सोच स्टोर होकर हुई है कि ऐसा कौन स्मेल करता है ना, अगरबत्ती स्मेल करता है, तो ये हम जान पाते हैं कि ये अगरबत्ती का स्मेल है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन क्या करता है? उसके पास मैसेज इंफॉर्मेशन जाता है, वो रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है, वो बोलता है कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो फास्ट रिएक्शन करता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। इंफॉर्मेशन तो फिर भी जाता है ब्रेन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।